हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे सीटी का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने 19-20 का पेपर सॉल्व कर लिया और हमने 18 और 19 का पेपर सॉल्व कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम यहाँ पे सैम्पल पेपर में इन क्वेश्चन को बात करेंगे जहाँ पे 19-20 को छाड़ करके कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं और जो इनमें रिपीट हुए थे उनमें से कुछ क्वेश्चन छाटे गए ताकि उसको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम आपको दे पाएँ। जी हाँ दोस्तों, आप इसका पीडीएफ नीचे लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं, आज हम जैसे आपको पता होगा, आइए हम चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हमारा, क्योंकि पिछले वीडियो हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया, आज हमारा सैम्पल पेपर का हमारा सेक्शन सी बात होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सही सुन पा रहे हैं, हमने सेक्शन ए की बात कर दिया जिसमें आपको यहाँ पे 2-2 मार्क्स के यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ से आप 14 मार्क्स गेन करते हैं। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं और यहाँ पे आप क्या करते हैं, 3 क्वेश्चन करते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। यहाँ पे आप 21 मार्क स्कोर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाता है हमारा सेक्शन सी में, आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको सभी एक क्वेश्चन का मतलब कि 2 क्वेश्चन जैसे 3A 3B है उसमें से आपको क्या होता है कि उसमें से कोई एक करना होता है और आपको वहाँ पर कुल मिला करके आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन करने होते हैं जिसके आपको केवल हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है जहाँ से आपको 35 मार्क्स मिलने होते हैं। दोस्तों, आज हम इसी प्रकार से यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हम कौन कौन क्वेश्चन बात करने वाले हैं, हम इसके बात कर लेते हैं ताकि हम उसके आगे बढ़ें। दोस्तों, हम जो आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों, हमारा वो है क्वेश्चन 3A। हाउ विल यू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। दोस्तों, हमको सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैसे निकालते हैं और उसका प्रोसीजर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है। फिर अगला हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों क्वेश्चन 3B। इसमें बात कहा गई है लिस्ट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की वर्केबिलिटी को इन्फ्लुएंस करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में हमको बात करेंगे। और आज हम बात करने वाले क्वेश्चन 4A, डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉमिनल मिक्स एंड मिक्स डिजाइन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों। और यहाँ पे क्वेश्चन 4B सॉल्व करेंगे। यहाँ पे व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फॉलोइंग इन कंक्रीट, मतलब कि एक्सेलरेटर का कंक्रीट में क्या महत्वपूर्ण है और रिटार्डर का क्या महत्वपूर्ण है काम है। और इसके बारे में दोस्तों आज हम इसी भी बात करेंगे। क्वेश्चन 5 है डिफाइन क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, विच आर द डिफरेंट मेथड ऑफ क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। जी हाँ दोस्तों, आज हम इन सभी क्वेश्चन को 2, 4 और 5 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप बताना चाहिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 3A और क्वेश्चन 3B है, इसमें आपको दोनों में से कोई एक करना होता है और वो कितने मार्क्स होता है, 7 मार्क्स का होता है। इसी प्रकार 4A और 4B में आपको कोई एक करना होगा और उसमें से आपको 7 मार्क्स यहाँ पे गेन करने होंगे। 5A में और 5B के इसी प्रकार से R में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। तो दोस्तों, आज हम यहाँ से केवल 5A तक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों, यदि आपको इसमें से कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से में दिए गए लिंक नहीं दोस्तों, उस क्वेश्चन के आगे टाइम दिया हो वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट उस क्वेश्चन के आंसर तक जा सकते हैं। दोस्तों, आइए हम चलते हैं, आज सॉल्व करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आज अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो कुछ इस प्रकार है। जैसे दोस्तों, क्वेश्चन पता ही था, हमारा था हाउ विल यू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, एक्सप्लेन ब्रीफली ऑफ प्रोसीजर। जी हाँ दोस्तों, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैसे डिटरमाइन करते हैं उसकी डिटेल में बात करनी थी। तो आज हम दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द हार्डन्ड सीमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमको क्या होता है कि हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही आता है जिसका हम कंक्रीट का यूज करते हैं। अगर हमको टेंसाइल लेना है तो उसके लिए हम स्टील भी यूज करते हैं, इसलिए प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी हो जाती है जिसको हमको यहाँ पे डिटरमाइन करना है। तो हम सबसे पहले करते क्या है यहाँ पे दोस्तों, हम लेते हैं टेक 185 ग्राम ऑफ स्टैंडर्ड सैंड। तो यहाँ दोस्तों हर कोई सैंड नहीं लेते हैं, हम एक स्टैंडर्ड सैंड लेते हैं। वो कौन से नाम से जान जाते हैं उसको बोलते हैं इनोर सैंड बोलते हैं, ये अपनी इंडिया में ही पाई जाती है। उसको हम यूज करते हैं। 185 ग्राम लेते हैं। 50 ग्राम ऑफ सीमेंट लेते हैं ताकि हमारा जो रेशियो वो किसका बन जाए, 1:3 का हमारा सैंड और सीमेंट का रेशियो बन जाए। उसको हम मिक्स करते हैं एक टॉवल के साथ और 1 मिनट तक यहाँ पे मिक्स करते हैं। दोस्तों देखिए, 1 मिनट तक यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, स्पेसिफिक टाइम दिया ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड वाटर ऑफ क्वांटिटी P/4 + 3.0%। अब ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे P हमारा है नॉर्मल कंसिस्टेंसी, कंबाइंड वेट ऑफ द सीमेंट एंड सैंड। अब यहाँ बात करिए सीमेंट और सैंड का जो वेट होगा उसका यहाँ पे P/4 + 3.0% जो हमारा होगा उसको उतना हम उसमें वाटर उस वेट का ऐड करेंगे। जहाँ पे P हमारा क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी है सीमेंट पेस्ट का। तो यहाँ दोस्तों हम इसको पहले यहाँ पे क्या करते हैं, इसका हम टेस्ट करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट का। अब उसके बाद क्या करते हैं, दिस टाइम ऑफ मिक्सिंग शुड नॉट बी बिलो दैन 3 मिनट्स एंड नॉट मोर देन 4 मिनट। जी हाँ दोस्तों, जब हम वाटर को, सीमेंट को, सैंड को मिक्स करेंगे तो हमको जो टाइम रखना है वो 3 मिनट से ज़्यादा रखना है और 4 मिनट से कम रखना है। ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ बात आती है दोस्तों अगला, इमीडिएटली आफ्टर मिक्सिंग द मोर्टार इज फिल्ड इन अ क्यूब मोल्ड साइज ऑफ 7.06 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ बात की उसके बाद हम इसको एक मोल्ड में साइज में जो क्यूब होता है उसका एक साइज मतलब एक साइड होता है कितना का 7.06 सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर का।
ताकि उसका जो एक फेस का एरिया बन जाए वो कितना हो जाएगा दोस्तों 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि आपको पता होगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा और 0.6 है तो यहाँ पूरा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमको फेस एरिया चाहिए। मान लीजिए जैसे हमारा ये क्यूब है, ये हमारा मान लीजिए क्यूब हो जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे इसका सभी चीज़ें यहाँ पे हमको एक तरफ यहाँ पे देखनी है। तो मतलब कि यहाँ पे हमको एक एरिया, हर एरिया चाहे जिसकी बात करें वो हमको कितने चाहिए 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। कंपैक्शन द मोटर आइदर बाई हैंड कंपैक्शन इन स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड मैनर आर द वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट फॉर 2 मिनट्स। यदि हम इसको एक स्टैंडर्ड मैनर से हम क्या करते हैं हाथ के द्वारा भी इसका कंपैक्शन कर सकते हैं, या फिर हम इसको एक वाइब्रेटर द्वारा हम इसका भी वाइब्रेशन कर सकते हैं। और जो वाइब्रेटर हम चलाएंगे वो 2 मिनट तक चलाएंगे, उसका जो वाइब्रेशन होगा दोस्तों होगा 1200 या प्लस माइनस इसका वेरिएशन हो सकता है 400 का वाइब्रेशन पर मिनट। मतलब 1 मिनट में हमको 1200 से 1200 वाइब्रेशन हमको देने हैं मशीन को। इसमें से 400 प्लस या माइनस हो सकते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, कीप द कंपैक्टेड क्यूब इन द मोल्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड एट लीस्ट द 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर 24 आवर्स। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम क्यूब को मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है जो हमारा 27 से प्लस माइनस 2 सेंटीग्रेड हो सकता है 25 से 29 इस पार से रेंज में इसको रखते हैं मोल्ड को। और यहाँ ध्यान देना दोस्तों, क्या करते हैं इसको 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोल्ड देते हैं ताकि वो पूरी तरह से सेट हो जाए। क्योंकि जब हम सीमेंट को सैंड के साथ मिक्स करते हैं, सीमेंट और वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन से हीट रिलीज होती है जिसके साथ उसका मॉइस्चर भी वहाँ पर रिलीज हो जाता है। इसलिए हमको 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में डालना है जहाँ पर आर्द्रता हो। लेकिन कभी क्या होता है हम उसको पानी में ही डुबो देते हैं, इसलिए ताकि उसको पूरा उसका जो हाइड्रेशन प्रोसेस है पूरी तरह से हो पाए, ताकि वो पूरी तरह सेट हो पाए। अब उसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर 24 आवर द क्यूब इज रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्ड एंड इमर्ज इन द क्लीन फ्रेश वाटर अंटिल टेकन आउट फॉर द टेस्टिंग। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं 24 घंटे से वहाँ पर क्यूब क्या कर देते हैं, क्यूब को एक पानी में डुबो देते हैं फ्रेश वाटर में। कब तक डुबो रहते हैं तब तक आपको यहाँ पे टेस्टिंग के लिए उसको निकालना जाए। यदि आपको 3 दिन की टेस्टिंग करनी है 3 दिन के बाद निकालेंगे, यदि आपको 7 डेज के बाद टेस्टिंग करनी है तो 7 दिन बाद निकालेंगे क्यूब को। यदि आप 28 दिन के बाद टेस्टिंग करने वाला 28 दिन वाला तो आपको 28 दिन तक उसी वाटर में उसको डुबो करके रखना है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ बोला भी गया है द क्यूब्स आर टेस्टेड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 1 डेज 3 डेज 7 डेज एंड 28 डेज। 1 दिन की स्ट्रेंथ होती है, 3 दिन की, 7 दिन की। वी आर द पीरियड ऑफ टेस्टिंग बीइंग रिकन आउट फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ वाइब्रेशन। जिस टाइम पे हम वाइब्रेशन करते हैं उसी टाइम के बाद हम क्या करते हैं इसका टाइम गिनना शुरू कर देते हैं कि 1 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 7 दिन हुआ, 28 दिन हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। कब से, जब हम इसको वाइब्रेशन करते हैं, जब इसको कंपैक्ट कर देते हैं तब उसके बाद। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द 3 क्यूब्स फॉर ईच पीरियड्स रिस्पेक्टिवली। जी हाँ दोस्तों, जो हमको स्ट्रेंथ देना है, कंप्रेसिव जो हमको मिलती है वो क्या होती है, कुछ 3 से स्पेसिमेन का एवरेज होता है। जैसे मान लीजिए 1 दिन में हम क्या करते हैं 3 क्यूब का स्ट्रेंथ लेंगे, उसका हम एवरेज निकाल लेंगे, मतलब कि n1 प्लस n2 प्लस n3 बराबर डिवाइड बाई 3। तो इस प्रकार हमारा जो आएगा वो एवरेज लेते हैं 3 क्यूब का। इसी प्रकार 3 दिन के बाद भी 3 क्यूब टेस्ट करेंगे, उसका एवरेज लेंगे, 3 दिन का हो जाएगा। 7वें दिन भी 3 क्यूब का टेस्ट लेंगे और उसका एवरेज लेंगे तो 7 दिन की स्ट्रेंथ हो जाएगा, इस प्रकार 28 दिन का। तो आप समझ सकते हैं 3 ये 12 टेस्ट अगर हमको एक क्यूब लेना है तो अगर हम क्या करेंगे 12 क्यूब हम क्या करेंगे 12 क्यूब बनाएंगे ताकि हम इसको 4 दिन का टेस्ट ले पाएँ। इस प्रकार हम यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 33 ग्रेड OPC एट 3 डेज 7 डेज एंड 28 डेज इज 16 MPa 20 MPa एंड 30 MPa। अगर 3 दिन की जो OPC हमको 33 से आपको सीमेंट बताया गया था, उसमें 3 दिन का सीमेंट बात करें तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है 16 MPa होती है, 7 दिन में उसकी 22 MPa होती है और 28 दिन बाद उसकी MPa जो होती है 33 MPa होती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं OPC 33 ग्रेड। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हम सीमेंट का टेस्ट करते हैं दोस्तों। ये हमारा और बात करें तो यहाँ जो लोड अप्लाइड किया जाता है उसकी बात करें तो लोड अप्लाइड ग्रेजुअली 0 to 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। 1 मिनट में जो इसकी इंक्रीमेंट करते हैं वो 0 से 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर हर मिनट के हिसाब से उसकी जो है इंक्रीजमेंट करते हैं लोड में। और ऑन क्यूज बाय राइजिंग कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, मतलब कि जिसमें हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में करते हैं, जो हमारा पार्ट होता है UTM मशीन है, क्योंकि इसको बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। जी दोस्तों, इसमें हम कई सारे टेस्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में हम इसका टेस्ट करते हैं और इस प्रकार से हम इसको लोड अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा दोस्तों कुछ प्रोसीजर हो जाता है जिस प्रकार हम यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट का हम टेस्ट करते हैं। दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना है जो हमारा क्यूब होता है वो कितना होता है 7.06 साइड, इसका साइज होता है mm कितना दोस्तों सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर, ताकि इसका फेस एरिया कितना हो जाए 50 सेंटीमीटर इसका बन जाए, फेस एरिया बन जाए। ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन 3B का। तो यहाँ बोला गया है लिस्ट द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। जो वर्केबिलिटी को कंक्रीट की वर्केबिलिटी को अफेक्ट करने वाले मतलब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो वर्केबिलिटी में यहाँ बात करेंगे। वर्केबिलिटी डिफाइन एज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट और मोर्टार विच डिटरमाइंस द ईज एंड होमोजेनिटी विथ विच इट कैन बी मिक्स्ड, प्लेस्ड, कंपैक्टेड एंड फिनिश्ड।
अब बात आती है यहाँ दोस्तों वर्बिलिटी, हम बोल देते हैं वर्बिलिटी क्या है, ये एक जो ताजी मिलाई की कंक्रीट है उसकी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, वो एक समांग हमको क्या मिलता है, एक ईज मतलब सरलता मिलती है काम करने में, और एक समांगता मिलती है ताकि उसमें सारी जो पार्टिकल्स हैं इंग्रेडिएंट हर जगह हर उसका प्रोपोर्शन अलग है, हर जगह हर वॉल्यूम में उसका जो प्रोपोर्शन है एक समान रहे। तो यहाँ पे उसको बोल रहा है जिसके साथ हम क्या करते हैं, कंक्रीट को मिक्स भी कर सकते हैं, प्लेस करते हैं, कंपैक्ट करते हैं और उसको फिनिश करते हैं, ये वर्बिलिटी के कारण ही हो पाता है। तो यहाँ जो फैक्टर्स हैं वो दोस्तों किस प्रकार के हैं, पहला हमारा आ जाता है वाटर सीमेंट। वाटर सीमेंट के हिसाब से वर्बिलिटी चेंज करती है, मिक्स प्रोपोर्शन कितना है, रेशियो कितना होता है दोस्तों, जैसे 1 रेशियो आप पढ़े हो, 1 रेशियो 2 रेशियो 4, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी मिक्स प्रोपोर्शन में आती हैं। एग्रीगेट का साइज कैसा है, जी हाँ दोस्तों, अगर साइज एग्रीगेट का कम होगा तो उसका सरफेस एरिया बड़ा होगा जिसके हमको वर्बिलिटी के लिए वाटर ज़्यादा देना पड़ता है। और साइज अगर हम मान लीजिए कंस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो है और वहाँ पे अगर एग्रीगेट की साइज कम है तो हमको वर्बिलिटी कम मिलेगी, और वहीं साइज बड़ा है तो उसकी वर्बिलिटी हमको ज़्यादा मिलेगी। शेप ऑफ एग्रीगेट भी चेंज करता है, उसका टेक्सचर कैसा है दोस्तों ये भी हमको डिपेंड करता है, और एग्रीगेट की ग्रेडिंग कैसे है, यूनिफॉर्मली है कि पुअर है कि वेल ग्रेडेड है, ये सारी चीज़ हमको बात करती है, और किस प्रकार के हम एडमिक्सचर को यूज करते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ हमको ध्यान देनी है दोस्तों। अगर हो सकते हैं तो आप बुक से इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी को एक्सप्लेन करने के साथ भी बोल दे, यहाँ पे केवल नाम लिखने को बोला था इसलिए हम केवल नाम लिखे हैं, हो सकता है आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे तो आप बुक देख सकते हैं। और दोस्तों वहीं पर हमारा अगला क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स। अब नॉमिनल मिक्स क्या होता है दोस्तों, डिजाइन मिक्स क्या होता है, इसके बारे में डिफरेंशिएट करना था, हम यहाँ पे टॉपिक वाइज डिफरेंशिएट किए हैं, आप चाहे इसको टेबल भी बना सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं नॉमिनल मिक्स की। तो इन दिस मेथड देयर इज नो रिजिड कंट्रोल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट मिक्स। हम यहाँ पे हमको कोई कंट्रोल नहीं होता कि हमको कितने स्ट्रेंथ के हम यहाँ पे कंक्रीट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। हाउएवर दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर द ऑल वर्क्स ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड बिकॉज इट्स सिंप्लिसिटी इन द डिजाइन, क्योंकि ये दोस्तों बिल्कुल आसान होता है। आप देखेंगे जो आपके घर बगल में जो स्ट्रक्चर बनते हैं, जो बिल्डिंग बनती है, उसमें क्या होता है कि एक तसला लेते हैं, मतलब एक छोटा सा पार्ट बर्तन लेते हैं, उसमें से गिनती हुई है इतनी गिनती के सैंड लेना है, इतना गिनती का वाटर, इतना एग्रीगेट लेना है और सीमेंट लेना है, इस प्रकार से वो मिला के बना देते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं। वही पर अगर बड़े प्रोजेक्ट में जाएंगे तो वो बनाया आता है, RMC जानते होंगे, वेट के हिसाब से हम बात करते हैं। तो ये वाला क्या होता है, वॉल्यूम के हिसाब से बात करते हैं, अभी बात करेंगे आगे। देयर आर द फॉलोइंग टेबल नीड टू बी कंसिडर्ड डूइंग नॉमिनल मिक्स। यहाँ पे दोस्तों आ जाती है, बात करते हैं आगे। When the proportion of cement, aggregate and water are adapted based on the arbitrary standard, the concrete produced is termed as nominal mixed concrete। जब हम क्या करते हैं किसी एक स्टैंडर्ड बेस में आर्बिट्री मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार जब हम कोई प्रोपोर्शन मिलाते हैं सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, तो यहाँ पे जो कंक्रीट मिलती है हमको उसको बोलते हैं नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट इज यूज्ड इन द वर्क्स वेयर द क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट फॉर डिजाइन मिक्स आर डिफिकल्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड। दोस्तों हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमको डिजाइन मिक्स कंक्रीट को हमको इम्प्लीमेंट करना, उसको अप्लाई करना कठिन हो जाता है, रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं हो पाती, मतलब कि वहाँ पे हो सकता है कॉस्टली पड़ जाता है और डिजाइन मिक्स कॉस्टली पड़ जाता है, और हमारा जो नॉमिनल मिक्स है वो क्या होता है चीपर पड़ता है, सस्ता पड़ता है, इसलिए हम अधिकतर यहाँ पे जो स्मॉल क्वांटिटी वाले वर्क होते हैं उसमें हम नॉमिनल मिक्स की यूज करते हैं। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कैन बी प्रोड्यूस बाई टेकिंग सीमेंट फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट इन रेशियो 1 रेशियो n रेशियो 2n। जी हाँ दोस्तों, 1 रेशियो मतलब सीमेंट हो गया, फिर n और 2n, मतलब ये क्या, हमारे अगर सैंड यहाँ पे n है तो हमारा जो एग्रीगेट होगा 2n होगा, नॉर्मल वर्क फॉर नॉर्मल वर्क होगा। तो यहाँ पे हाउएवर द रेशियो ऑफ द बात करें तो कोर्स एग्रीगेट टू फाइन एग्रीगेट कैन वेरी फ्रॉम द 1.5 से 2.5, मतलब यहाँ पे 1.5 से 2.5 गुना भी बढ़ सकता है, मतलब यहाँ पे 1.5 n से रेशियो 2.5 n भी हो सकता है। किसका कैसे दोस्तों, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सैंड का और एग्रीगेट का, और जो एक रहे जो 1 है वो दोस्तों वो तो सीमेंट का रहेगा ही रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन में ये बढ़ जाता है। वेयर द डेंसर आर मोर वर्केबल कंक्रीट इज द प्रोड्यूस, जहाँ पे हमको अधिक से अधिक डेंस का कंक्रीट चाहिए होती है। फॉर जनरल गाइडेंस द नॉमिनल मिक्स करस्पॉन्ड अप्रॉक्सीमेटली द डिफरेंट ग्रेड्स एज फॉलोज। जहाँ दोस्तों जो हमारा नॉमिनल मिक्स होता है इन सब के कंक्रीट को मिक्स करता है, मतलब कि नॉमिनल मिक्स के अंतर्गत ये सब डिजाइन कंक्रीट आते हैं। जैसे बोलते हैं बात करें M5, M7.5, M10, M15, M20 और M25। और दोस्तों आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसके बगल कुछ रेशियो भी लिखे हुए हैं। ये क्या है दोस्तों, ये बात करते हैं जैसे हमने बताया ना कि आप टेबल बात की थी, तो वही टेबल यहाँ पे मार सकते हैं आप। 1.15 हमको कंक्रीट चाहिए तो उसका जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट है दोस्तों, ये सीमेंट हो गया, ये सैंड हो गया, ये एग्रीगेट हो गया, मतलब कि ये सीमेंट हो गया, ये सैंड हो गया, एग्रीगेट। तो इस रेशियो में बात करते हैं। अगर एक सीमेंट है तो 4 सैंड होंगे और 8 एग्रीगेट होंगे। तो इस प्रकार करेंगे तो हमका ये हमें क्या होगा, ये वाला इस ग्रेड की कंक्रीट हमको मिलेगी। इस प्रकार से हम इसको ध्यान देते हैं। अब फिर डिजाइन, अब यार दोस्तों बात करते हैं ये किस प्रकार से होता है, वॉल्यूम के आधार पर लिया जाता है। किसके आधार पर, वॉल्यूम के आधार पर लिया जाता है। ये हम यहाँ लिखना भूल गए दोस्तों, ये वॉल्यूम के आधार पर ये लिया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब इसका PDF नीचे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप उसको आसानी से भी पढ़ सकें। डिजाइन में इसकी बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आता है व्हेन द टास्क ऑफ डिसाइडिंग द प्रोपोर्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंक्रीट इज अकम्प्लिश्ड बाय द
यूज ऑफ सर्टेन इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप विच बेस्ड ऑन द इंटरफेस मतलब गेस ड्रॉन फ्रॉम द ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स द कंक्रीट दस प्रोड्यूस इज टर्म्ड एज डिजाइन मिक्स कंक्रीट। अब यहाँ बात क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमको प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं वो एक सर्टेन मतलब कि एक इस्टेब्लिश रिलेशनशिप होता है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं कि एक उसी प्रोपोर्शन से हम क्या करते हैं इंग्रेडिएंट को लेते हैं। और वो रिलेशनशिप जो होता है एक्सपीरियंस के आधार बनाया गया होता है, बहुत लार्ज मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस करते हैं तब हमको रिलेशनशिप मिलता है और उसी के आधार से हम मिलाते हैं ताकि उस ग्रेड की कंक्रीट हमको मिल पाए। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, उस प्रकार की कंक्रीट हम बोलते हैं डिजाइन मिक्स कंक्रीट। और ये हमारे दोस्तों यहाँ बात कर सकते हैं, ये वेट बैचिंग होती है, मतलब कि इसको वेट के आधार पर लिया जाता है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट आर मिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ये दोस्तों समझिएगा वेट के साथ मिलते हैं। हम इसको नापते हैं कि इतना टन ये लगेगा तो इतना टन ये इतना टन ये, या क्विंटल नाप सकते हैं, तो इसका हम इसको नापते हैं, मेजर करते हैं। इट इज़ जनरली डिजाइन फ्रॉम द रेडीमेड कंक्रीट या फिर आरएमसी प्लांट। जी हाँ दोस्तों, जो हमको रेडीमेड कंक्रीट मिलती है, जो आप देखते होंगे ट्रांजिस्टर में जो हमारे आते हैं, उसमें हम ऐसे यूज करते हैं। आप देखते होंगे ना ट्रक में घूमते हुए गोले गोले आते हैं और वहाँ पे जो आपके हाईवे कस्टम होता है तो वहाँ पे गिराते हुए वहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। दिस मेथड टू प्रिपेयर कंक्रीट मिक्स इज यूज्ड इन हैवी स्ट्रक्चर और वेयर लोड इज वेरी हाई। इसका हम यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर हैवी स्ट्रक्चर बन रहा हो, जहाँ पर हमको या फिर लोड हमको अधिक देना हो, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे क्वेश्चन सॉल्व होता है दोस्तों, आप इसको PDF को डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 4 की बात करें तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉलोइंग इन कंक्रीट। तो पहला बात आता है असलेटर क्या होता है और दूसरा रिटार्डर क्या होता है। यहाँ पे दोनों चीज़ हमको बारे में बात करनी है। तो असलेटर अगर हम पहले बात करें तो दीज एडमिक्सचर नोटेबली कैल्शियम क्लोराइड, मतलब असलेटर में क्या यूज करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को यूज करते हैं। स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सीमेंट एंड वाटर एंड सो असलेट द रेट ऑफ सेटिंग और अर्ली गेन इन स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। इसको हम जब मिलाते हैं दोस्तों क्या करता है, सीमेंट और वाटर के रिएक्शन को बढ़ा देता है, केमिकल रिएक्शन को क्या होता है बढ़ा देता है, जिसको हमारा क्या होता है सेटिंग रेट हमारा बढ़ जाता है या फिर उसमें हमारी जो स्ट्रेंथ हो जल्दी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमको बात होती है, असलेटर काम करता है। और यही बात करें द लेस कॉमनली यूज असलेटर कंसिस्ट ऑफ, जो हमारे कुछ जैसे यहाँ हमने बताया कैल्शियम क्लोराइड, उसके बाद कुछ और भी असलेटर है जिनका हम यूज करते हैं, जैसे हमारा NaCl हो गया जिसको हम नमक बोलते हैं, सोडियम सल्फेट NO2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और यहाँ पे Na2C3 और यहाँ पे K2SO4 एंड KOH। तो इतने सारी दोस्तों हम यूज करते हैं असलेटर के यूज में। इसका यूज कब किया जाता है ये भी जान दीजिएगा, जहाँ पे हमको रैपिड सेटिंग चाहिए और हमको जल्द ही अर्ली स्टेज हमको जाननी चाहिए ताकि उसको फार्मूला को हटा सके, तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। वेयर रैपिड टर्नओवर ऑफ मोड्स और फार्मर की रिक्वायर्ड, जहाँ पे हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं फार्मर को चेंज करते रहते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो हम रैपिड हार्डनिंग से मतलब कि असलेटर यूज कर देंगे, कहीं हमारा जल्दी सेट हो जाएगा तो हम उस फार्मर को हटा करके दूसरी जगह हम यूज कर पाएंगे। अगला हमारा आता है दोस्तों यहाँ पे कंक्रीट टेक्स प्लेस अंडर द वेरी कोल्ड कंडीशन। जब हम यहाँ पे अगर हम ठंडे स्थान पर यूज कर रहे हैं तभी यहाँ पे असलेटर का यूज कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हीट कम होती है, तो वहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाती, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो हमारा रिएक्शन स्लो चलता है, इसलिए वहाँ पे असलेटर यूज करते हैं ताकि आसानी से जम जाए। तो अगर हम यहाँ बात करें ऑल क्लोराइड बेस्ड असलेटर प्रमोट कोरोजन ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील एंड शुड नॉट बी यूज्ड इन। अगर यहाँ पे हम बात करें पहले हम कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं, तो वहाँ पे उसमें क्या होता है कोरोजन होता है। अगर हम वहाँ पे कंक्रीट के साथ स्टील यूज करें तो उसमें कोरोजन आने लगता है, जिसमें जंग बोलते हैं, जंग नहीं लगने लगता है, इसलिए हम उनको इन स्थानों पर यूज नहीं करते। जैसे यहाँ पर रेनफोर्स कंक्रीट में, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर में या फिर असलेटर वर्क फ्रॉम इफेक्टिवली एट लोअर एम्बिएंट टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर हमारा कम हो तो वहाँ पे हम इस प्रकार का कैल्शियम का नहीं यूज करते दोस्तों, क्लोराइड का हम यूज नहीं करते, जो हम बोल रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड का। तो यहाँ पे अदर जो हमारे असलेटर उनका यूज करते हैं। अब बात करते हैं रिटार्डर के बारे में। दिस एडमिक्सचर शोज द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सीमेंट एंड वाटर लीडिंग ए लॉन्गर सेटिंग टाइम एंड स्लोअर इनिशियल स्ट्रेंथ। अब यहाँ क्या बात आती है, जो अब इसमें एडमिक्सचर मिलाने पर क्या होता है कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो स्लो हो जाता है, वाटर सीमेंट का जो रिएक्शन होता है स्लो हो जाता है, और ये लॉन्गर सेटिंग टाइम जो हमारी सेटिंग टाइम है बहुत लंबी चलती है, और यहाँ पे जो स्ट्रेंथ आता है वो धीरे धीरे आता है, जो इनिशियल स्ट्रेंथ आता है धीरे धीरे आता है, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ दोस्तों यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, जो हमको मिलना है वो मिल लेगा। द मोस्ट कॉमन रिटार्डर इज कैल्शियम सल्फेट, दोस्तों कैल्शियम क्लोराइड से यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट यूज होता है रिटार्डर के लिए। और अदर एग्जाम्पल जो है वो है हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, लिग्निन शुगर, सेलुलोज प्रोडक्ट्स एंड सम फास्फेट्स हम यूज करते हैं रिटार्डर के प्रयोग के स्थान पर, मतलब कि रिटार्डर की एग्जाम्पल हो गई, हम इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे यूज क्या क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज करते हैं, ये बात कीजिएगा। फिर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इन हॉट वेदर, जहाँ पे हमारी गर्मी होती है, जहाँ टेम्परेचर अधिक होता है, पार्टिकुलरली वेयर द कंक्रीट इज पम्प, और यहाँ पर हमको कंक्रीट को पंप करके भेजा जाना होता है, क्योंकि पंपिंग करने में टाइम लग जाता है। अगर यहाँ पे इसको यूज नहीं करेंगे तो कंक्रीट हमारा रास्ते में ही सेट हो जाएगा, मतलब कि पंपिंग करने में ही सेट हो जाएगा। तो वहाँ पर एक हार्ड कंडीशन में यूज करते हैं जहाँ पर हमको कंक्रीट पंप करनी होती है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो हम इसको टू प्रिवेंट द कोल्ड जॉइंट्स ड्यू टू ड्यूरेशन ऑफ प्लेसिंग, जहाँ पे हमको
प्रिवेंट कोल्ड जॉइंट्स ड्यू टू द ड्यूरेशन ऑफ प्लेसिंग के समय जो हमारे कोल्ड जॉइंट में जॉइंट्स होते हैं उनको रोकने के लिए यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, ताकि वो, अब मान लीजिए यहाँ पे जॉइंट है, अगर सेट इधर का अगला यहाँ पे रखते रखते जम गया और यहाँ पे अगर हमको जॉइंट देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी, बॉन्डिंग कमजोर होगी। इसलिए जब रिटार्डर यूज करते हैं तो ये तो इसमें थोड़ी सी प्लास्टिसिटी होती है, इसमें प्लास्टिसिटी को दोनों मिलकर एक अच्छी बॉन्डिंग बना पाएंगे। अगला दोस्तों, इन कंक्रीट विच हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऐसे कंक्रीट जहाँ पे हमको अधिक समय तक उसको ले जाने में ही टाइम लग जाता है तो वहाँ पे हम रिटार्डर का यूज करते हैं, ताकि इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ जाए, ताकि वो जल्दी सेट ना हो पाए और उसको कंक्रीट को प्लेस करने तक हम पहुँचा पाएँ और उसके पहले ही हमारी सेट ना हो पाए। तो ये सारी जो दोस्तों हम रिटार्डर का यूज करते हैं और किसका यूज करते हैं, एक्सेलरेटर का। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया जाता है 7 मार्क्स का, जिसका आपको आंसर देना है दोस्तों। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आसानी से इसको लिख पाएँ। हमारे दोस्तों क्वेश्चन 5A आ जाता है, डिफाइन क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट विच आर डिफरेंट मेथड ऑफ क्यूरिंग कंक्रीट। क्यूरिंग क्या होती है दोस्तों, ये बात करनी है, और यहाँ पे मेथड कौन कौन से क्यूरिंग करने की। जी हाँ दोस्तों, बहुत क्वेश्चन आता है। अगर आप सोने होंगे तो बोला जाता है इसको तराई कर दीजिए, इसमें पानी डाल दीजिए। कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें पानी डाला जाता है कुछ दिन तक, तो उसी को हम बोलते हैं क्यूरिंग। अब ये क्यों किया जाता है उसको भी बात करेंगे, और कैसे मेथड है वो भी बात करेंगे हम यहाँ पे। दोस्तों यही आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ताकि आप इसको आसानी से देख पाएँ, और छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आपको आसानी से, डेली आप एक एक वीडियो देखते रहेंगे तभी आप आसानी से पढ़ पाएंगे। यहाँ पे आ जाता है, क्यूरिंग इज द प्रोसेस इन विच द कंक्रीट इज केप्ट इन द मॉइस्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लॉसेस ऑफ मॉइस्चर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड हाइड्रेशन रिएक्शन। क्यूरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंक्रीट को कहते हैं मॉइस्चर प्रदान करते हैं, क्या कि वो ड्यू टू, ताकि वो अपने जो उसकी मॉइस्ट है या इसका जो वाटर है वो इवापोरेट ना हो पाए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कारण, और जो उसमें हाइड्रेशन रिएक्शन होती है जिसमें हमारा हीट रिलीज होता है उसके कारण हमारा वाटर क्या हो जाए, रिलीज ना हो पाए। अगर वाटर रिलीज हो गया तो हमारी जो रिएक्शन प्रोसेस वो कम हो जाएगी, नहीं हो पाएगी पूरी तरह से, ताकि उस और हमारी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम मिल पाएगी। इसलिए हम उसको मॉइस्ट रखने का प्रयास करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा क्यूरिंग की तरह। तो क्यूरिंग प्लेज अ वाटर रोल इन कंक्रीट स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड ड्यूरेबिलिटी, और यहाँ पे इस प्रकार वो स्ट्रेंथ को बढ़ाने में और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने में हमारा काम करता है कि कंक्रीट हमारी टिकाऊपन बनी रहे। आफ्टर एडिंग वाटर टू द कंक्रीट मिक्स सीमेंट सैंड एग्रीगेट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स इट में टेक प्लेस विच हेल्प द कंक्रीट इन हार्डन। आप क्या करते हैं, हम जब सीमेंट कंक्रीट में क्या करते हैं, सीमेंट सैंड एग्रीगेट के साथ हम इसको वाटर को मिक्स करते हैं तो उसमें एक एक्सोथर्मिक, मतलब जिसमें हमको एनर्जी या फिर हीट मिलती है, तो वो रिएक्शन यहाँ पे होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। ये हमको प्लेस होती है जिसको हमारी क्या होती है, कंक्रीट यहाँ पे जमती है। तो हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट इज नॉट स्टैंड, ये धीरे धीरे तुरंत नहीं हो जाती, ये एक धीरे धीरे लंबे पीरियड तक चलती रहती है, जिसके कारण हमको रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्रोसेसिंग हाइड्रेशन, जिसके कारण हमको हाइड्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा की पानी की आवश्यकता होती है, मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। इसलिए हम यहाँ पे कंक्रीट की क्यूरिंग करते हैं। और वही दोस्तों अगर आगे चलें तो यहाँ पे जो मेथड है दोस्तों अलग अलग है, आप फिगर में देख सकते हैं, अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए पहला हमारा क्या है, पहला हमारा पॉन्डिंग, इसको मेथड है दोस्तों, आप मेथड पढ़ेगा। दिस मेथड इज अडॉप्टेड फॉर द फ्लोर एंड स्लैब, द कंक्रीट सरफेस डिवाइडेड इनटू स्मॉल पॉन्ड्स एंड दीज पॉन्ड्स आर फिल्ड विद द वाटर कंटिन्यूअसली फॉर 14 डेज। दोस्तों यहाँ देख लीजिए हमारा क्या है, नीचे फ्लोर है फिर स्लैब हो सकता है, तो फिर इस पर बगल एक मेड़ टाइप बना दिया जाता है ताकि इसको पानी दिया जाता है ताकि पानी बाहर ना पाए, और इसके बाद क्या करते हैं हम इसमें पानी वाटर को फिल कर देते हैं। ये लगभग दोस्तों 14 दिन तक हम करते हैं। अब बताते हैं अगला वेट कवरिंग। दिस टाइप मेथड परफॉर्म्ड फॉर ए कॉलम फुटिंग एंड द कॉलम सरफेस ऑफ स्लैब। कहाँ दोस्तों बात की, कॉलम फुटिंग या फिर बॉटम सरफेस ऑफ स्लैब, स्लैब के निचले तरफ वेयर द पॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। अब वहाँ पर अगर वाटर वहाँ पॉन्डिंग कैसे करेंगे, पानी भरेंगे नीचे गिर जाएगा, कॉलम खड़ा है यहाँ पे पानी कहाँ भर पाएंगे। तो वेयर द पॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इम्परमेबल कवरिंग लाइक गनी बैग्स, ये दोस्तों होता है हमारा गनी बैग्स बोलते हैं, जो हमारे दोस्तों बोरा आता है, एक बोरी आती है जो प्लास्टिक होती है, जो और जूट की जो आते हैं उसको बोलते हैं बोरे। यहाँ देख पा रहे अब ये गनी बैग्स है। और हेसियन जो हमारे भूसी होती है दोस्तों, आप जानते हो भूसा जो हमारे गेहूँ से निकलता है, उसको भी हम क्या करते हैं वहाँ पे उसको भिगो देते हैं, तो भूसे बनी होती है। द आर रिक्वायर्ड टू कवर द कंक्रीट उससे कवर कर देते हैं। दिस मेमरेज एज स्प्रेड विद वाटर टू गेट सीमेंट मॉइस्ट। इसके साथ हम इसको टाइम पर क्या करते हैं, वाटर से इसको स्प्रे करते रहते हैं ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे और सीमेंट को मॉइस्ट रखे और हमारे स्ट्रक्चर को थोड़ा मॉइस्ट रखे, ताकि हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन पूरी तरह से इफेक्टिवली कंप्लीट हो पाए। अगला आता है दोस्तों मेम्ब्रेन क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। पॉन्डिंग इज नॉट सुटेबल फॉर एट द प्लेस वेयर द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आर हाई। अब क्या होता है, वहाँ जहाँ टेम्परेचर हाई है वहाँ पॉन्डिंग करेंगे तो सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर गेट्स इवेपोरेट ड्यू टू द एक्सेसिव हीट। मेम्ब्रेन क्यूरिंग इज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस लॉस ऑफ वाटर कंटेंट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फ्रॉम द डिफरेंट क्यूरिंग कंपाउंड्स। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि हम क्या करते हैं, इस इवेपोरेशन को रोकने के लिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कारण अधिक से अधिक कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड यूज करते हैं जो हमारे मेम्ब्रेन क्यूरिंग के नाम से जाने जाते हैं। आउट ऑफ देम बिलो 4 मेथड्स आर एसेंशियल और वाइडली यूज। यहाँ पे कुछ मेथड दिए होंगे, जैसे यहाँ पे नाम याद कर सकते हैं आप। पहला सिंथेटिक राइजिंग क्यूरिंग कंपाउंड,
एक्विला क्यूरिंग कंपाउंड, वैक्स क्यूरिंग कंपाउंड, क्लोरीनेटेड रबर क्यूरिंग कंपाउंड। ये 4 प्रकार की हमारी मेम्ब्रेन क्यूरिंग में आती हैं। अब अगला आता है दोस्तों हमारा स्टीम क्यूरिंग। दिस प्रोसीजर इज एडैप्टेड एट अ प्री कास्ट कंक्रीट। प्री कास्ट क्या होता है, जैसे दोस्तों आप जानते होंगे कास्ट इन साइड होता है, जब इसको हम साइड में ढलाई करते हैं। प्री कास्ट क्या होता है, ये स्ट्रक्चर पहले से बने होते हैं और हम इसको साइड पर ला करके प्रेस कर देते हैं। तो वहाँ पे जब इसको बनाते हैं तो हम इसको करते हैं स्टीम क्यूरिंग प्लांट में, वेयर द कंक्रीट मेंबर्स आर मास प्रोडक्ट, स्टीम हैज हीट मॉइस्चर इन इट एंड इट इज स्प्रेड ऑन द कंक्रीट। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, तो हम स्टीम क्यूरिंग करते हैं, क्योंकि स्टीम क्या होता है, मॉइस्चर होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, पूरा भाप बना देते हैं और उस भाप से क्या होता है, कंक्रीट द्वारा उसमें स्प्रे कर दिया जाता है और उसमें मॉइस्चर मिल जाती है। ये सारी चीज़ें यहाँ बात आती है। अगला आता है क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट बाई इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है दोस्तों ये भी है प्रचलित है। यहाँ पे देखते हैं, दिस मेथड इज अडॉप्टेड इन द कोल्ड क्लाइमेट रीजन। जहाँ पर हमको ठंडे प्रदेश है, यहाँ ठंडा क्षेत्र, वहाँ पर इसको यूज करते हैं। इन दिस प्रोसीजर द इंफ्रारेड रेडिएशन इज अप्लाइड टू द कंक्रीट इंक्रीजिंग द इनिशियल टेम्परेचर विच इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ हम क्या इसको वहाँ पे यूज करते हैं, या फिर इसको यूज करते समय क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कंक्रीट का बढ़ता रहता है, जिससे हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड देन स्टीम क्यूरिंग एज राइजिंग द इनिशियल टेम्परेचर इन विच कंक्रीट डज नॉट डिक्रीज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये स्टीम क्यूरिंग से भी अच्छा इफेक्टिव होता है, जहाँ की क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हमारा स्ट्रेंथ भी बढ़िया का बढ़िया बना रहता है। दिस टेक्निक इज अडॉप्टेड फॉर द hollow concrete members where the heaters are placed in the concrete member which emit the temperature of 19 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारे hollow स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, हम हीटर को फिट कर देते हैं, तो क्या होता है, वो अपने टेम्परेचर को इमिट, जो हमारा रेडिएशन स्टेट होता है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा टेम्परेचर पहुंच जाता है और उसको हमको क्या होता है, बढ़ जाता है, हमारी क्यूरिंग हो जाती है। अब यहाँ दोस्तों एक नया मेथड है, इसको आप देख सकते हैं, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट बाय द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा भी यहाँ पे हमको क्यूरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, इन दिस मेथड द कंक्रीट इज क्योर्ड बाय पासिंग एन अल्टरनेटिंग करंट टू इट। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक एसी करंट हम यह करते हैं, इसमें फ्लो करते हैं और 2 प्लेट्स होती है, जैसे एक वन टॉप पे होती है एंड अनदर इज द बॉटम एट द कंक्रीट सर्फेस, एक कंक्रीट के निचले सर्फेस पर होती है। एक्ट एज एन इलेक्ट्रोड एंड देन अल्टरनेटिव करंट इज पार्ड to them 30 वोल्ट और 60 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेनिंग एमंग दीज इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों के बीच हम 30 वोल्ट या 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। जो ऊपर वाला दोस्तों दोनों क्या होता है, इलेक्ट्रोड या एनोड का काम करते हैं। द क्यूरिंग अटेम्प्ट बाय द एट 28 डेज कैन बी रिसीव्ड विद इन द 3 डेज बाय परफॉर्मिंग दिस मेथड। अगर हम क्यूरिंग अब इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर रहे हैं तो जो हमको 28 दिन में क्यूरिंग प्राप्त होनी है, उसको हम जो स्ट्रेंथ वही स्ट्रेंथ हम यहाँ पे 3 दिन में ही पा पाएंगे और हमारी जो क्यूरिंग है कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ पास 2 फिगर है। ये हमारा दोस्तों है हमारा रेडिएशन मेथड का, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा रेडिएशन होता है इसका, और जो इलेक्ट्रिक करंट का मेथड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होगा, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे होगा, और इनके दोनों के बीच में हम 30 वोल्ट या फिर एंड 60 वोल्ट के यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिसका हमारा यहाँ पे क्यूरिंग मेथड होता है दोस्तों। इस प्रकार हम इस वीडियो को आज तक यही रखते हैं ताकि हमारा टाइम भी ज़्यादा ना हो, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला हमारा वीडियो आता रहेगा दोस्तों। यदि आपको भी इस प्रकार से वीडियो चाहिए या फिर आप देखने रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। और इसका PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको भी इसको आसानी से पढ़ के अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।